और हम अपने करेंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। कल की करेंट अफेयर्स के बारे में बात करूं तो दोस्तों कल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए दो न्यूज था जिसे मुझे डिस्कस करनी थी। तो बहुत ही मतलब दो स्लाइड में वो कंप्लीट हो गया था, तो मैंने कहा कि इसे इंक्लूड कर लूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। 13 और 14 अक्टूबर का करेंट अफेयर्स में जो भी क्या होगा आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव में क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा, उसे हम डिस्कस करेंगे। तो पहला न्यूज दोस्तों आपके सामने, जो फीफा वुमेन वर्ल्ड अंडर 17 वर्ल्ड कप जो है वो स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि है ना, इंडियन अंडर 17 वुमेन फुटबॉल जो टीम है वो स्टार्ट किया है इस फीफा वुमेन फीफा वुमेन्स अंडर 17 वर्ल्ड कप को। और ये स्टार्ट किया गया जिसका पहला मैच दोस्तों स्टार्ट किया गया, जिसका शुभारंभ जो मैच है वो स्टार्ट किया गया कलिंगा है ना स्टेडियम इन भुवनेश्वर में। ठीक है, तो यह एक ओपनर मैच था, है ना, यह क्या था, ओपनर मैच था जिसे कहाँ खेला गया था, कलिंगा स्टेडियम में खेला गया था। और कलिंगा है ना कहाँ है दोस्तों, तो ये भुवनेश्वर में है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। एक तो याद रखिएगा फीफा वुमेन वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है, तो इंडिया में। इसका शुभारंभ जो मैच था, ओपनर मैच जो था वो कहाँ खेला गया, कलिंगा स्टेडियम में। वो कहाँ है, भुवनेश्वर में। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखना है, कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज जो दोस्तों यहाँ पे जो आया वो क्या है, विनकॉप 19। अब ये विनकॉप क्या है 19 भाई, कोविशील्ड सुना था। ठीक है, अब ये विनकॉप क्या है, तरह तरह के हमने वैक्सीन का नाम सुना है, स्पुतनिक, कोविशील्ड। अब ये क्या नया क्या आ गया। ठीक है, तो चलिए हम इसके नया के बारे में बात करते हैं। हमारे देश का दोस्तों ये पहला क्या है, एंटीडोट कोविड 19 से प्रोटेक्ट करने के लिए दोस्तों क्या है, ये वैक्सीन नहीं है, ये एंटीडोट है। देखो वैक्सीन और एंटीडोट में फर्क है। वैक्सीन का मतलब ये है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को क्या करना चाहते हो, आप डेवलप करना चाहते हो। ठीक है, जो इम्यून सिस्टम है उसे आप डेवलप करना चाहते हैं। तो आप मान लीजिए कि कोविड 19 चल रहा है ना, तो उससे बचने के लिए आपने पहले ही क्या कर लिया, वैक्सीन लगवा लिया, ताकि आपको क्या हो, उसका जो वायरस है वो आपको अटैक ना करे। अब मान लीजिए दोस्तों कुछ ऐसी कंडीशंस होंगे जिसमें क्या होगा, किसी व्यक्ति को क्या हो गया है ना, किसी व्यक्ति को ऑलरेडी क्या हुआ, कोविड 19 हो चुका है। ठीक है, तो एट द टाइम हम उसे क्या करेंगे, तब तो हम उसे क्या करेंगे, हम तब उस टाइम कोविशील्ड या फिर हम अलग अलग तरह के जो क्या है वैक्सीन है उसे हम नहीं देंगे। तो एट दैट टाइम हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडिया ने क्या हुआ, अपना पहला एंटीडोट क्या किया है, जनरेट किया है, एंटीडोट क्या किया है, खोज किया है सक्सेसफुली इसके है ना फेज 2 का क्या दोस्तों है ना, जो क्लिनिकल ट्रायल था वो उन्होंने कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे यही चीज कहा गया है कि विनकॉव 19 जो है यह क्या है, इंडिया का पहला जो है वो क्या है, एंटीडोट है। तो एंटीडोट और वैक्सीन में मुझे लग रहा है डिफरेंस जो है वो मार्जिनल डिफरेंस जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो हुआ क्या है दोस्तों, आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो एक तो देखो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई जैसे है ना कोविशील्ड को किसने बनाया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया होगा। ठीक है, कोवैक्सीन को किसने बनाया, कोविशील्ड को किसने बनाया, स्पुतनिक कहाँ का है, किसने बनाया, कुछ कौन सी कंपनी बनाई। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे मान लीजिए अगर आने वाले एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाए कि विनकॉव 19 जो है वो इंडिया का पहला एंटीडोट है, उसे किसके द्वारा किसके कोलैबोरेशन से क्या किया, डेवलप किया गया, तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद सीएसआईआर सेंटर फॉर सेल्यूलर मॉलिक्यूलर है ना बायोलॉजी, ये दोनों मिलकर के दोस्तों किसके साथ मिलकर के है ना, विंस VINS बाई प्रोडक्ट लिमिटेड, इन सभी मिलकर के दोस्तों ने इन सभी ने मिलकर के क्या किया है, इन सभी के कोलैबोरेशन के साथ है ना विनकॉव 19 एंटीडोट का क्या किया गया है, सक्सेसफुली ट्रायल जो है फेज 2 का ट्रायल जो है वो कंप्लीट किया गया है। ठीक है, और यह जो दोस्तों ये क्या करेगा, ये सार्स कोव 2 ये जो वायरस है जिसको हम कोविड 19 के रूप में हम क्या कर रहे हैं जानते हैं, इससे क्या करेगा, इससे क्योर करने के लिए, इससे बचाव करने के लिए ये एंटीडोट के रूप में यूज किया जाएगा। तो मुझे लग रहा है ये क्लियर है। आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और भी हम जान लेते हैं कि इसमें क्या है, क्या ऐसी चीजें हैं जो इसको क्या करेगा है ना, इसको और भी बेहतर बनाएगा। तो विनकॉव 19 जो आप यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, विनकॉव 19, ठीक है, ये जो है इसके अंदर क्या कंटेन है,
तो इसके अंदर जो है दोस्तों मतलब इसके प्रोडक्ट की बात करें, ये किस प्रकार के मॉलिक्यूल से क्या है क्रिएट हुआ है, बना है, तो इसमें बात करें दोस्तों तो इक्वीन पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है ना, ई से इक्वीन हो गया, और यहां से दोस्तों पॉलीक्लोनिकल, उसके बाद दोस्तों एंटीडोट, ठीक है, अगेंस्ट द कोविड-19 कंप्राइज हाईली प्यूरिफाइड FAB2। देखो अब इतना आप केमिस्ट्री में मत जाना, ठीक है ना, बस आप थोड़ा सा याद रखना कि भाई उसके अंदर क्या है, FAB2 कुछ है वैसा चीज, है ना, जो हाईली क्या है प्यूरिफाइड एंड मटेरियल है, या फिर दोस्तों आप इस मटेरियल के बारे में थोड़ा सा बस एक याद रखना, क्योंकि आपके पास जब ऑप्शन में रहेगा तो आप लगा लोगे, इतना तो मुझे पता है, ठीक है। जो क्या करेगा दोस्तों, ये न्यूट्रलाइज करेगा कोविड-19 के जो वायरस हैं, उसको क्या करेगा, वो न्यूट्रलाइज करेगा। एक एंटीबॉडीज है जो लंग्स को क्या करेगा दोस्तों, प्रोटेक्ट करेगा, और ये अफर्मेशन है जो क्या हुआ, आत्मनिर्भर भारत जिसकी बात करते हैं, हमारा भारत जो है वो आत्मनिर्भर बनेगा, तो उसकी ओर अग्रसर होता हुआ, है ना, ये विनकॉप 19 जो है दोस्तों, ये पहला इंडिया का क्या है एंटीडोट जो है वो है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, न्यूजीलैंड में दोस्तों प्रपोज टैक्सिंग ऑन काउस वर्स, है ना, एंगरिंग फार्मर्स। तो देखिए न्यूजीलैंड में दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ कि क्लाइमेट चेंज से टैकल करने के लिए उन्होंने दोस्तों क्या किया है, या ग्रीन हाउस गैसेस जो क्या है बढ़ रहे हैं, उससे मतलब बचने के लिए ये पहली बार मतलब दुनिया में ऐसा पहला कोई कंट्री जो है उन्होंने क्या किया है, ऐसा किया है, उन्होंने टैक्स लगाया है, फार्म लेवी लगाया है। फार्म लेवी का मतलब है कि जैसे आप फार्म्स के जो प्रोडक्ट होते हैं उसको आप जला देते हैं, या फिर दोस्तों आप मान लीजिए कि आप कैटल कैटल क्या करते हैं, आप कैटल रेयरिंग करते हैं, तो एट दैट टाइम क्या होता है कि कहीं ना कहीं कार्बन जो है वहां पे ज्यादा इमिट होंगे। मान लीजिए कि आप बहुत ज्यादा कैटल रेयरिंग करते हैं, है ना, तो वहां पे क्या हुआ, बहुत ज्यादा क्या हुआ, वो ऑक्सीजन वो लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, वो रिलीज करेंगे। तो कहीं ना कहीं कार्बन अगर रिलीज करेंगे, इसका मतलब ग्रीन हाउस गैसेस का क्या हुआ, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो इफेक्ट है वो बढ़ेगा, क्लाइमेट चेंज को क्या हुआ, है ना, ये प्रभावित करेगा, क्लाइमेट चेंज को क्या करेगा और बढ़ाएगा। तो इससे बचने के लिए दोस्तों न्यूजीलैंड ने दुनिया का ऐसा पहला कंट्री है जिसने क्या हुआ, फॉर्म, है ना, फार्म पे भी उसने क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया कि भैया अब आपको ऐसा नहीं है कि भैया फार्म। अब ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूं, ऐसा क्या कारण है कि, है ना, कि न्यूजीलैंड को ये स्टेप लेना पड़ा। अब न्यूजीलैंड को ये स्टेप इसलिए लेना पड़ा क्योंकि देखिए आप अगर देखेंगे न्यूजीलैंड के टोटल पॉपुलेशन को अगर आप देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि न्यूजीलैंड का टोटल पॉपुलेशन मात्र क्या है 5 मिलियन है। लेकिन अगर वहां पे दोस्तों अगर हम देखेंगे कि जैसे वहां के अगर हम कैटल रेयरिंग या फिर दोस्तों वहां के लाइवलीहुड्स के बारे में बात करें, तो आप देखेंगे कि 10 मिलियंस जो है आपको क्या हुआ, आपको गाय मिल जाएंगे, पीप्स का मतलब है दोस्तों गाय, ठीक है, 10 मिलियन आपको वहां पे गाय मिल जाएंगे, और 26 मिलियन आपको क्या मिल जाएंगे, सीप मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिल रहा है कि ये जो ना डेयरी फार्मिंग या डेयरी कैटल्स का वहां पे बहुत ज्यादा प्रचलन है। तो इसका मतलब क्या है, वहां पे जो क्या है, कहीं ना कहीं कैटल रेयरिंग के बारे में बात करें तो वहां का क्या है, ये इकोनॉमी का, उस कंट्री के इकोनॉमी का क्या है, एक लार्ज हिस्सा जो है वो कंटेन करता है डेयरी फार्मिंग या डेयरी कैटल, ठीक है, जो क्या है उस कंट्री का, है ना, लार्जेस्ट एक्सपोर्ट क्या है, अर्नर है, मतलब एक्सपोर्ट करके सबसे ज्यादा इकोनॉमी क्या है दोस्तों वहां से वो अर्न करता है, और उसके क्या हुआ, ये वाइटल सोर्स ऑफ इकोनॉमी है। तो कहीं ना कहीं इस कारण से उन्हें लगा कि नहीं भाई बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हुआ है, ये कैटल रेटिंग या फिर क्या दोस्तों डेयरी फार्मिंग क्या हो रहा है, आगे पुश कर रहा है, तो इस पे कहीं ना कहीं दोस्तों एक टैक्स लगाना जरूरी है। तो दैट्स वाई उन्होंने क्या किया, ये टैक्स उन्होंने क्या किया है, लेवी किया है फार्म सेक्टर पे, फार्म फार्मर्स पे, है ना, ताकि क्या हो सके, क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोडक्ट को क्या किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा बनाया जा सके, ठीक है। आगे चलते हैं। अब तीसरी जो न्यूज है जो आपके समक्ष जो है वो आपके पास है दोस्तों, इन्होंने क्या हो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, चेयर, है ना, पर्सन ऑफ पार्लियामेंट्री पैनल ऑन केमिकल एंड फर्टिलाइजर। देखो ये मैं नहीं बताता, लेकिन ये बताने का सबसे मुख्य उद्देश्य ये है दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों जो ये फार्म सेक्टर से रिलेटेड है, फर्टिलाइजर्स केमिकल से रिलेटेड है, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि भाई बताओ कि हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है चेयरपर्सन पार्लियामेंट्री पैनल का, जो केमिकल और, है ना, फर्टिलाइजर्स पैनल, मतलब उस के बारे में अगर पूछ लिया जाए, तो ये इनके दोस्तों कांग्रेस के जो लीडर हैं शशि थरूर, उनको क्या किया गया है, इनको, है ना, अपॉइंट किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस के जो शशि थरूर है उनको अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, है ना,
किस लिए दोस्तों? केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के लिए। तो ये आपको थोड़ा सा याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं, बात करते हैं। हाँ, अब देखो क्या हुआ, जिस तरह से अब आईपीएल का जो ना बहुत ज्यादा प्रचलन चल रहा है, तो आईपीएल के ही तर्ज पे क्या हुआ, वुमेन्स आईपीएल क्या किया जा रहा है, स्टार्ट किया जा रहा है। वुमेन आईपीएल क्या किया जा रहा है, स्टार्ट किया जा रहा है। और ये वुमेन आईपीएल दोस्तों मार्च 2023 में पहली बार खेला जाएगा, है ना। और ये मार्च मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे अब आईपीएल तो मैच आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो उसी तर्ज पे क्या हुआ, वुमेन आईपीएल भी खेला जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, आपको ये बता दूं कि जैसे आईपीएल में आपको 8 टीम, 9 टीम्स, 10 टीम्स आपको देखने को मिल जाते हैं, 9 टीम देखने को मिल जाते हैं, कभी 7 टीम भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो टीम बनाए जाएंगे वो टीम जो होंगे दोस्तों वो जोन वाइज होंगे। यहाँ पे जो टीम जो होंगे वो क्या होंगे, जोन वाइज होंगे। और यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, टोटल जो यहाँ पे जोन की हम बात करें, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे धर्मशाला जम्मू नॉर्थ जोन एक होगा, है ना। एक वेस्ट जोन से खेला जाएगा, एक सेंट्रल जोन से क्या होगा, टीम होगा, एक ईस्ट जोन से टीम होगा, और एक क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट जोन से टीम होगा, और एक क्या होगा, साउथ जोन से टीम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसी तर्ज पे दोस्तों, और यहाँ पे टोटल जो टीम होंगे वो 5 टीम होंगे। कितने आप देख सकते हैं, यहाँ पे नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, और एक क्या हो गया, सेंट्रल हो गया। तो ये क्या है, 5 टीम जो है वो बनाए जाएंगे, और इन्हीं के बीच में दोस्तों ये मैच खेला जाएगा। और ये क्या हुआ, जो आईपीएल है होता है, आईपीएल के पहले ये खेला जाएगा दोस्तों, आईपीएल के पहले ये, है ना, खेला जाएगा। तो ये अच्छी कदम है ना। बहुत सारे नए जो युवा होंगे उनको मौका मिलेगा अच्छे प्रदर्शन करने का, जिस तरह से, है ना, करोड़ों कमाने का दोस्तों मौका मिल रहा है आजकल आईपीएल में, जो नए नए खिलाड़ी उभर रहे। तो उसी तरह से क्या हुआ, वुमेन्स आईपीएल में भी नए नए खिलाड़ियों का क्या हुआ, है ना, उत्थान होगा। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है मेरे अनुसार, ताकि क्या हुआ, वुमेन्स इंपावरमेंट की ओर ये कहीं ना कहीं एक छोटा सा कदम है ना। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो बहुत ही खूबसूरत जो है वो आप कह सकते हैं ये आर्टिकल है, और इसके बारे में मैं जितना मतलब आपको क्या मैं बोलूं, आपको इसके कुछ डेटा ना आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे डेटा से आपसे हमेशा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग्स की बात करें। 69% डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड सिंस 1970। दोस्तों ये वर्ल्ड वर्ल्ड लाइफ, है ना, फॉरेस्ट रिपोर्ट दोस्तों ये आया था, और उसमें दोस्तों क्या कहा गया कि 1970 से लगभग जितने भी वर्ल्ड लाइफ हैं, ठीक है, जो भी फ्लोरा फौना है, जो क्या कहीं ना कहीं किसी फॉरेस्ट में क्या कर रहा है, वो अपने आप को, है ना, हैबिटेट, अपने हैबिटेट को क्या वो प्रोटेक्ट कर रहा है, या हैबिटेट में अपना रह रहा है। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों क्या है, वो क्या हुआ, 69% क्या हुआ है, लगभग डिक्लाइन हुआ है। भाई ये मतलब सोच लीजिए कितना बड़ा ये नंबर है, मतलब कितना बड़ा ये परसेंटेज है, आप यू कांट इमेजिन। ठीक है, तो मेरे लिए तो भाई या पूरे वर्ल्ड के लिए तो बहुत ही बड़ी चिंता की बात है कि 1970 से अगर आप देखेंगे लगभग 50 सालों में, लगभग 50 इयर्स में अगर आप देखेंगे, तो 50 इयर्स में आपको देखने को मिल रहा है क्या, कि 50 इयर्स में आपको देखने को मिल रहा है कि लगभग 70% जो वर्ल्ड लाइफ है वो क्या हो चुके हैं, वो कहीं ना कहीं उनका जो डिक्लाइन हुआ है, उसके जो नंबर्स हैं उनको देखने में डिक्लाइन देखने को मिला है। और ये नंबर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है कि लगभग 5230 5230 स्पेसीज के लगभग दोस्तों 32,000 पॉपुलेशन क्या हुआ है, लगभग डिक्लाइन हुआ है। सोच रही इतने नंबर ऑफ स्पीसीज जो हैं, जिसका इतना नंबर ऑफ संख्या जो है दोस्तों, वो क्या हुआ, पॉपुलेशन वो खत्म हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा नंबर है। तो चलिए दोस्तों, ये रिपोर्ट किसका था, ये रिपोर्ट है दोस्तों WWF, है ना, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022। तो देखो इसी तरह से रिपोर्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे, है ना। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, है ना, LPR 2022। इसके रिपोर्ट में ये बताया गया कि 1970 से लेकर के 2018 के बीच में लगभग 50 सालों में जो वर्ल्ड लाइफ है दोस्तों, जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ है, वो क्या हुआ दोस्तों, लगभग क्या हुआ है, वो डिक्लाइन किया है 69% से। ठीक है, ये इनका रिपोर्ट था। अच्छा, इसमें और कुछ चीजें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी समझिएगा। जो हम लैटिन अमेरिका की बात करते हैं और हम कैरेबियन रीजन्स की बात करते हैं, कैरेबियन रीजन वही रीजन है दोस्तों, जो आप देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैप के अकॉर्डिंग दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखते होंगे कि ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ठीक है।
और यहाँ पे ये जो आइलैंड है ना, दिस आइलैंड इज कैरेबियन आइलैंड, ठीक है। तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। जो हम बात कर रहे हैं लैटिन अमेरिका और कैरेबियन जो रीजन्स है, हैव सीन द लार्जेस्ट डिक्लाइन। मतलब आप बात करें लैटिन अमेरिका की बात करें और कैरेबियन रीजन की बात करें, तो वहां पे सबसे ज्यादा क्या हुआ है, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन का डिक्लाइन देखा गया है ग्लोबली। और उसका अगर एवरेज डिक्लाइन की बात करें दोस्तों 94%। मतलब आप सोच सकते हो यार, ठीक है यार, मतलब कितना ज्यादा क्या है जो पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, है ना, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये सब कितना ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं हमारे ग्लोब को, ये आप सोच सकते हैं एक बार, ठीक है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड लाइफ पॉपुलेशंस हैव डिप्ड 66% इन अफ्रीका। अगर अफ्रीका में बात करें दोस्तों, वहां पे कितना परसेंट क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ है, तो 66%, ठीक है। सबसे ज्यादा कहां हुआ है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं लैटिन अमेरिका और कैरेबियन रीजन में, ठीक है। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन रीजन्स में 94% का डिक्लाइन देखने को मिला है। अफ्रीका में 66% डिक्लाइन देखने को मिला है। एशिया में 55% डिक्लाइन देखने को मिला है, ठीक है। फ्रेश वाटर पॉपुलेशन, फ्रेश वाटर पॉपुलेशन का आने का मतलब जो मछली हैं या तरह तरह के जो क्या है फ्रेश वाटर में जो है ना, जो फ्लोरा एंड फौना क्या करते हैं प्रेजेंट होते हैं, उसका डिक्लाइन दोस्तों 83% देखने को मिला। जैसा कि मैंने 2 दिन पहले आपको बात किया था, है ना, हमने ब्लीचिंग के बारे में बात किया था, ठीक है। तो वहां पे भी आप देख सकते हैं कि फ्रेश वाटर जो पॉपुलेशन है वो भी 83% से क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। तो ये रिपोर्ट जो है, ये बहुत सारे रिपोर्ट्स आपके सामने ला करके रखता है। और ये रिपोर्ट का नाम क्या दोस्तों, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022। तो ये सारी चीजें आप देखने को आपको मिल रहा है। तो देखो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछ लिए जाएंगे, आपको पूछ लिया कि सबसे ज्यादा क्या हुआ है ना, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ का कहां हुआ, डिक्लाइन हुआ है, तो आपसे क्वेश्चन याद रखें। हो सकता है एशिया में पूछ लिया जाए, हो सकता है अरेंज करने के लिए पूछ दिया जाए कि अरेंज कर दो भाई, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको डायरेक्ट परसेंटेज तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं पूछने के लिए। अब हम देखते हैं, जैसे आपको मैंने कहा था कुछ दिन पहले, मैंने कोरल्स के बारे में बताया था कि कोरल्स कैसे डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। हम बात किए थे दोस्तों रेड सी कोरल्स के बारे में बात कर रहे थे। आप अगर पढ़े होंगे 2 दिन पहले, अगर आपने न्यूज देखा होगा, तो जरूर मैंने ये सारे डिसीज डिस्कस किया था। तो आईयूसीएन रेड लिस्ट शोज, है ना, साइक्सिड आर द मोस्ट थ्रेटेड स्पीसीज व्हाइल कोरल्स आर डिक्लाइनिंग फास्टेस्ट। सबसे ज्यादा दोस्तों अगर कोई डिक्लाइन कर रहा है, अगर हम खास करके बात करते हैं दोस्तों फ्रेश वाटर, है ना, पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा क्या है दोस्तों, कोरल्स जो है वो डिक्लाइन कर रहे हैं, है ना। इसमें क्या हो रहा है, हैबिटाट लॉस देखने को मिला जा रहा है, देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। बैरियर्स टू माइग्रेशन रूट, जैसे क्या हुआ, आपने देखा होगा कि कंट्री के अगर पूरे वर्ल्ड को अगर आप देखेंगे, पूरे अगर वाटर बॉडीज को अगर आप देखते हैं, ओशियन वाटर को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों क्या हुआ, है ना, ह्यूज नंबर में क्या हुआ, शिप्स बढ़ रहे हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं। तो तरह तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने से कहीं ना कहीं माइग्रेशन बैरियर वो क्रिएट हो रहा है ना। जो एक बड़ी क्या होता था, माइग्रेशन एरिया होता था, है ना, उन सभी जानवर, उन सभी क्या हुआ पॉपुलेशन के लिए, उन सभी स्पेसीज के लिए, वो क्या हो रहा है, वो कहीं ना कहीं उसमें लॉस देखने को मिला जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं बैरियर देखने को मिल रहा है। तो ये जो है वो प्रभावित कर रहा है, ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, उन सभी, है ना, एम्फीबियंस, या फिर दोस्तों जो वाटर क्या है, वाटर लिविंग क्या है, वाटर लिविंग स्पीसीज हैं, वो सब क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। और भी दोस्तों जैसे माइग्रेटरी फिश स्पीसीज है, अगर उनको क्या हुआ, बैरियर मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उसको क्या हुआ, उसको अपने पॉपुलेशन को बढ़ाने में कहीं ना कहीं क्या होगा, वो हानिकारक होगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे सारी चीजें कहा जा रहा है। ये उन्होंने कहा है कि वाइल्ड लाइफ डिक्लाइन क्यों कर रहा है, क्या क्या रीजन हो सकता है, तो रीजन क्या है, हैबिटेट लॉस। दूसरा क्या था दोस्तों, बैरियर्स टू, है ना, माइग्रेशन रूट। अभी क्यों हुआ ये मैंने आपको एग्जांपल डिस्क्राइब कर दिया, है ना। हैबिटेट क्या हुआ, डिग्रेडेशन हो रहा है, लॉस एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज। ये क्या है इन्वेजन, अब देखो जैसे मान लीजिए कि आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूं। अभी आपने इंडिया से सुना हो कि भाई, है ना, कि अलग कंट्री से क्या किया गया है, कुछ चीता लाए गए हैं, बड़ा ही न्यूज में रहा, आपने भी जानते होंगे। अब ये क्या है, ये इंडिया के लिए क्या है, इन्वेजिव स्पीसीज है। अब यहाँ पे इंडिया में ये क्या है, स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे, पहले भी लाया गया था। अगर आप बात करें, अगर आपने न्यूज अगर देखा हुआ, तो लगभग
2000 में दोस्तों अगर आपने देखा होगा कि पहले भी एक बार किसी दूसरी कंट्री से क्या किया गया था, सिंगापुर से शायद क्या हुआ, मोदी जी ने पहले भी लेकर के आए थे, है ना, चीता लेकर के आए थे, लेकिन वो यहाँ पे क्या सर्वाइव नहीं कर पाया। तो ये क्या है, ये इनविजिबल स्पीसीज हैं जो यहाँ पे हो सकते हैं सर्वाइव कर भी सकते हैं, हो सकता है सर्वाइव नहीं भी कर सकते हैं। हो सकता है कि एवरेज टेम्परेचर जो है इस एरिया का बढ़ चुका है। अब एवरेज टेम्परेचर बढ़ चुका है तो ये टेम्परेचर इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए वो टेम्परेचर क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये टेम्परेचर उसके लिए क्या होगा, ये टेम्परेचर उसके लाइफ के लिए सपोर्ट नहीं करेगा, लाइफ सपोर्टिंग टेम्परेचर नहीं होगा। तो दैट्स वाई वो जो इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज की जो बात करते हैं वो उसका कहीं ना कहीं थ्रेट होता है, जिसके कारण से क्या होता है, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने को मिलता है। ठीक है, बात करें दोस्तों पॉल्यूशन के बारे में, क्लाइमेट चेंज, डिजीज, ये सभी जो हैं ये मेन फैक्टर हैं वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को क्या करने के लिए, डिक्लाइन होने में। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपसे मेंस में पूछे जा सकते हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं। और आपको देखने को बस छोटी छोटी चीजें दोस्तों कि हम आज बात कर रहे हैं कि हाँ, said that we faced double emergencies। अब ये डबल इमरजेंसीज क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ डबल इमरजेंसी। डबल इमरजेंसीज का मतलब क्या है, देखो ये जो अभी करंट सिनेरियो मतलब प्रेजेंट में तो लोगों को प्रॉब्लम है ही, खास खास में दोस्तों फ्यूचर जनरेशन में भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए वाइल्ड लाइफ जो है वो पूरी तरह से लॉस हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज आपको देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों प्रेजेंट सिनेरियो में तो थ्रेटिंग है ही, साथ ही साथ दोस्तों फ्यूचर जनरेशन को ये देखने को नहीं मिलेगा। फ्यूचर जनरेशन भी इससे क्या होगा, प्रभावित कहीं ना कहीं जरूर होगा। तो इसीलिए यहां पे कहा जा रहा है कि ये जो टाइम है ना, ये डबल इमरजेंसीज का टाइम है। वी फेस द डबल इमरजेंसी ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, इस प्रकार के डबल इमरजेंसीज फॉलो क्या कर रहे हैं, हम सभी फेस कर रहे हैं। क्यों यहां पे कहा गया है, ये सारी चीजें याद रखें। वी नीड अ फॉरेस्ट लेड कॉप 17। अभी आपको कुछ दिन पहले मैंने बताया था, ये आप लोग दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दीजिएगा, ये कॉप 16 कॉप 27 कहां पे क्या हुआ है, कॉप जो 27 है वो कहां पे कंडक्ट किया जाएगा इस बार, वो मुझे आप बताएंगे, क्योंकि आपको कॉप है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 के बारे में आपने बहुत बार क्वेश्चन, अगर आपने रिसेंट एग्जाम दिया होगा तो जरूर आपको मिला होगा, जो ग्लासगो में है ना उस समिट को कंडक्ट किया गया था। तो लेकिन आपको जवाब देना है मुझे कि मैंने 2-3 दिन पहले आपको डिस्कस किया था कॉप 17 जो है वो कहां पे क्या हुआ, कंडक्ट किया जा रहा है। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर जवाब देंगे। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं। तो सितंबर महीने में दोस्तों जनरल साइंस में दोस्तों एक क्या हुआ, एक स्टडी जो है वो पब्लिश हुआ, जिसमें ये कहा गया कि है ना अर्थ का जो क्या है दोस्तों, वो 5 मतलब 5 डेंजरस टिपिंग पॉइंट से क्या कर रहा है, गुजर रहा है। इसकी बात करें दोस्तों, और इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि 1.1 डिग्री सेल्सियस ऑफ है ना ग्लोबल टेम्परेचर काउज द ह्यूमैनिटी टू डेथ। ठीक है, जो ग्लोबल टेम्परेचर है दोस्तों वो क्या है, अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेल्सियस क्या हो चुका है, वो बढ़ चुका है, और इससे क्या है 5 अलग अलग तरह के आपको डेंजरस टिपिंग पॉइंट्स देखने को मिलेगा। अब आगे चलते हैं। हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, बात करते हैं अलग अलग तरह की क्या और टेक्नोलॉजी का, वो क्या करा कि टेक्नोलॉजी जो है वो बन सकता है, हो सकता है सर्वाइवल स्ट्रेटजी हो सकता है आवर स्पीसीज के लिए, लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं हो सकता है कि हम जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है या फिर ये जो बदलाव हो रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, इससे टेक्नोलॉजी क्या कर सकता है, इससे उभार कर सकता है ना, इससे टेक्नोलॉजी क्या कर सकता है, ये ह्यूमैनिटी या ह्यूमन बीइंग को बचा सकता है, ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे यही चीजें कही जा रही है। तो हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं दोस्तों जो कॉप 26 ग्लासगो में हुआ था, उसमें क्या क्या मतलब प्रोमिसेस लिए गए थे, है ना, किस प्रकार के हम प्रोमिसेस की वहां पे बात किए थे, तो उन सारी चीजें थोड़ा सा एक बार नजर डाल लेते हैं। तो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो खास करके दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के क्या हुआ, ये समिट कंडक्ट हुआ था ग्लासगो में, तो उसमें उन्होंने दोस्तों कुछ ऑप्टिमिस्टिक क्या हुआ, उन्होंने एक कह सकते हैं कि वादा किया था, है ना। अब वो क्या क्या चीजें हैं आप देखते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। एवरी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन डिस्कस्ड एट कॉप 26, मतलब सभी क्या वो तरह के टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन जो है वो किस तरह से क्या हुआ, टेम्परेचर को या अर्थ टेम्परेचर को, ग्लोबल टेम्परेचर को, ग्लोबल वार्मिंग को, है ना, या फिर दोस्तों कार्बन इमिशन को कैसे कैसे रोका जा सकता है, इस सभी टेक्नोलॉजीज के बारे में वहां पे डिस्कस किया गया था।
तो वहां पे तीन बातें जो है वो मुख्य तौर पे निकल के आया कि भाई हम बात करेंगे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, ये लाइन थोड़ा सा याद रखेंगे, थोड़ा सा नया लाइन आपको देखने को, नया वर्ड आपको देखने को मिलेगा, तो ऐसे वर्ड्स खास करके आप थोड़ा सा याद रखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? नॉन इमिटिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय हाइड्रो पावर, है ना। नॉन इमिटिंग इलेक्ट्रिसिटी, नॉन इमिटिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब ये भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो ये क्या है, नॉन इमिटिंग इलेक्ट्रिसिटी है जो हाइड्रो पावर के द्वारा जनरेट किया गया। ठीक है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों रिन्यूएबल्स और न्यूक्लियर फ्यूजन। फिर क्या है दोस्तों, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज, जिसको सीसीएस बोलेंगे। ये तीन पॉइंट्स के बारे में वहां पे डिस्कस किया गया था। और लोगों ने ये भी कहा कि चलो भाई हम लोग क्या करेंगे, 2050 तक ही हम कार्बन इमिशन को तो रोक ही लेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ शायद नहीं देख पा रहा है ना। आगे चलते हैं, देखो अब कुछ और चीजें और भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। जो हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो एवरी पर्सन, है ना, 4 किलोवाट आवर, है ना, पर डे क्या कर रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी के जो है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उसके पास है। लेकिन अगर हम कॉप 26 के बारे में बात करें, तो हमने कहा था दोस्तों, हमने मतलब वहां पे प्रॉमिस जो है लोगों ने लिया, है ना, कि वो 32 के करीब होना चाहिए, है ना, मतलब होना चाहिए 32 किलो वॉट आवर पर डे होना चाहिए। अब अगर बात करें दोस्तों सीसीएस की बात करें, सीसीएस जो हमने कहा था कार्बन कैप्चर स्टोरेज, ठीक है, कार्बन कैप्चर स्टोरेज जो पर पर्सन पर ईयर जो था, वो है दोस्तों अभी जो है वो 6 kg है ना। लेकिन होना क्या चाहिए, होना चाहिए था दोस्तों 3600 kg, है ना, सीसीएस होना चाहिए था पर पर्सन पर ईयर। ठीक है। अभी हम दोस्तों लगभग 100 kg क्या होते हैं, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट जो है वो खा जाते हैं प्रत्येक साल। ठीक है, मतलब इतना हम लोगों के पास अभी है ना। एवरी व्यक्ति के पास कितना है दोस्तों, तो 100 kg प्लांट बेस्ड फूड जो है प्रत्येक साल के लिए लोगों के पास है, वो उतना में अपना गुजर कर सकता है। लेकिन हम लोगों ने मतलब वादा कुछ और ही किया था दोस्तों, लगभग 200 kg की बात की थी। तो यही सब चीजें हैं जो वहां पे बात की गई थी, तो मैं ये बस आपको बताना चाहता हूँ। आगे चलेंगे। अच्छा, ये भी कहा गया दोस्तों, एमआईटी जो है, एमआईटी ने एक रिव्यू किया, एक रिपोर्ट जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से क्या हुआ कि जो हम बात कर रहे हैं कार्बन को इमिट से बचाने, कार्बन इमिशन को क्या हुआ रोकने के लिए, या फिर हम ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, तो ऐसा जिस तरह से, जिस रेस में, जिस रेट से क्या हुआ, है ना, अभी मतलब वर्ल्ड जो है वो बढ़ रहा है, या वर्ल्ड जो है तरह तरह के क्या हुआ, है ना, वो सिस्टम को फॉलो कर रहा है। तो ऐसे करते हुए दोस्तों लगभग 400 सालों तक क्या हुआ, ये 400 साल लग जाएगा, तो ऐसा यहाँ पे कहा गया है, बट देखते हैं क्या होता है आगे। तो आगे चलते हैं, बस यहाँ पे कुछ और है नहीं डिस्कस करने को, तो बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखेंगे। हाँ, बस यहाँ पे थोड़ा सा याद रखेंगे, फॉरेस्ट जो है वो अब्सॉर्ब करता है दोस्तों, है ना, 7.6 बिलियन मैट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एवरी ईयर। मतलब प्रत्येक साल जो है ना, 7.6 बिलियन मैट्रिक टन जो है वो एब्जॉर्ब करता है, फॉरेस्ट क्या करता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है, तभी तो आपको ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे बोला जा रहा है। तो एक दास गुप्ता जो है, उन्होंने एक रिव्यू किया कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, वो 2 to 5 टाइम्स क्या है, चीपर है देन ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये हो सकता है आपके दिमाग में कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब पेड़ पौधा लगाना, है ना, फॉरेस्ट को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, एफॉरेस्टेशन करना, इसको हम बोलते हैं ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यह है दोस्तों कि इम्बैंकमेंट बनाना, जैसे क्या हुआ, कोई फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट के चारों तरफ क्या करना, एरिया को प्रोटेक्ट करना, है ना। या फिर दोस्तों क्या है, कोई मान लीजिए दोस्तों रिवर है, अब इसको रिवर फ्रंट डेवलप करना, तो इसको हम बोलते हैं ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। और अगर आप प्लांट बेस्ड अगर क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है, दास गुप्ता ने एक रिव्यू किया कि अगर हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चीपर है ना, किसके रिस्पेक्ट में, है ना, ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में।
ताकि क्या हो सके, जल्दी से जल्दी क्या हो सके, है ना, ज्यादा ज्यादा एफोरेस्टेशन होगा तो, है ना, थोड़ा, क्योंकि आपको यहाँ पे देख रहा है फॉरेस्ट अगर बढ़ेगा तो कार्बन सिंक भी तो बढ़ेगा ना, ठीक है। अगर फॉरेस्ट अगर बढ़ता है तो कार्बन का जो क्या है, ये जो बात कर रहे हैं 7.6 बिलियन मैट्रिक टन की बात कर रहे हैं, तो वो हो सकता है कि 10 बिलियन मैट्रिक टन हो जाए, अगर हम क्या करेंगे, अगर हम ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर हम काम करते हैं तो, ठीक है। आगे चलता है, तो यही था दोस्तों आज का जो भी करेंट अफेयर्स था जिसे मैंने डिस्कस किया। कुछ डेटा है, उस डेटा को थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना, और वो हो सके डेटा जो है वो आपके एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ यू लाइक द वीडियो, है ना, इफ इट बेनिफिट्स यू, ठीक है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।